नमस्ते प्यारे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हम क्या देख रहे थे? पिछली वीडियो में हम चैप्टर 1 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं इसको हमने देखा और उस पर आधारित सवालों को भी हमने देखा। तो अब देखिए, यहाँ दिया गया है, क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, इस पर जो है हमने जो हमारी पिछली वीडियो थी जो हमने उसमें वहाँ पे शुरुआत में ली थी, चैप्टर 1 की शुरुआत में, उस पर हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था, है ना? तो वहाँ हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को दशमलव निरूपण के माध्यम से समझा। अब यहाँ देखिए, यहाँ है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ हमें सिद्ध करके बताना है कि ये जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना? तो अब देखिए, हमने दो ही संख्या तो पढ़ी हैं, परिमेय और अपरिमेय। जब हमें यहाँ पे सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या हैं, तो हम इनको विपरीत मान के चलेंगे कि माना ये संख्या जो है परिमेय संख्या। ठीक है ना? यहाँ देखिए, हम लिख लेंगे हल। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ लिख लेंगे कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं। हम इसके विपरीत मान लेते हैं। यहाँ देखिए, हम इसके विपरीत मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके विपरीत मानेंगे। तो देखिए, हम यहाँ क्या दिया कि सिद्ध करो कि अपरिमेय है, तो हम इसके विपरीत क्या मानेंगे कि यह परिमेय है। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे इसलिए माना √2 को लेकर के चलते हैं, फर्स्ट वाली को लेकर के चलते हैं। यहाँ हम लिखेंगे माना √2 यानी वर्गमूल 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, यहाँ पे जो है हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा है। दशमलव निरूपण से भी हम जानते थे यहाँ पर कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो वहाँ हमने क्या देखा? परिमेय संख्या हमने जब देखा कि ये जो इन संख्याओं में हम भाग देते हैं तो इनका शांत दशमलव और अशांत दशमलव निरूपण किस प्रकार से आता है, और उसके बाद भी जो संख्या रह जाती है वो अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में, वहाँ उस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए, हम मान के चलते हैं कि ये जो है वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम जब वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या मान चुके हैं तो यह किसके बराबर होना चाहिए? यह हमारी यहाँ पे P/Q के रूप में होना चाहिए, और जहाँ पर हम लिख देते हैं कि Q शून्य के बराबर ना हो। तो अब देखिए, P/Q वाली संख्या कोई भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यह 4/6 है, तो यह P/Q के रूप में है। ठीक है ना? तो अब देखिए, यहाँ जो परिमेय संख्या होती हैं इनको और यानी इनको जो है हम और इनको साधारण भिन्न में इसको बदल सकते हैं या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो हम इसको यदि ऐसा कहें कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और यहाँ जाएगा 2 तीन 6, तो ये मिलके हमें और आगे क्या जाएगा? यह 2/3 हो जाएगा। यानी हम इस जो हमारी परिमेय संख्या है इसको हम और आगे साधारण भिन्न में भी बदल सकते हैं, या फिर ये 2/3 के रूप में भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकते, लेकिन ये थोड़ी यहाँ पे क्या होगी, कंफ्यूज बना रहेगा कि ये किस रूप में है। तो यहाँ देखिए, यदि हमने ये 2/3 यहाँ ऐसा लिख दिया कि ये 2/3 के रूप में है, तो यदि हम इसको P/Q ही दर्शाएंगे तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। तो अब देखिए, यदि हम इन संख्याओं को ऐसा लिखें कि ये 2/3 जो है इनको हम मानेंगे कि माना ये A/B के रूप में है। ठीक है ना? तो P/Q की जगह हम क्या मान लेंगे? A/B मान लेंगे। और यहाँ देखिए, जो 2 और 3 है ये बिल्कुल साधारण भिन्न बन के आई है। और इसमें देखिए एक बात और देखने को मिलती है कि ये 2 और 3 जो हैं ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? सहअभाज्य। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में भी थोड़ा आप समझ लीजिए। क्या? सहअभाज्य सहअभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड मात्र एक होता है या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड
एक होता है वह संख्या सहअभाज्य कहलाती हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनका महत्तम समावर्तक एक होता है। तो अब देखिए हम दोनों चीज़ों से यानी पता करते हैं कि ये सब अभाज्य क्यों हैं, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है एक है ना। तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, बिल्कुल है, क्योंकि आप दोनों में यदि भाग देना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एक का ही भाग जाएगा, या 2 और 3 का हम महत्तम समावर्तक निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 और 2 होंगे, और 3 के 1 और 3 होंगे, यानी इनका महत्तम समावर्तक क्या आएगा, एक ही आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो हैं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम इनको क्या मानेंगे कि √2, इसलिए यहाँ लिख देंगे कि इसलिए वर्गमूल 2 बराबर, वर्गमूल 2 बराबर क्या लेंगे, यहाँ हम ले लेंगे a/b, जहां a और b कैसे हैं, क्या p/q के रूप में या ऐसे हैं, नहीं हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि a/b, जहां लिखिए, जहां a और b कैसी हैं, सहअभाज्य हैं, या सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा जिसमें हम ये लिख सकते हैं तथा b ≠ 0, b 0 के बराबर नहीं है। इतना हम यहाँ क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आगे हमें क्या लिखना है, क्योंकि ये जो हमें वर्गमूल है ये 2 पर करनी लगी हुई है, इसको हमें अलग करना है। तो हम इसको अलग कैसे करते हैं भाई, कोई भी संख्या पर यदि मान लीजिए इस प्रकार से वर्गमूल है यानी अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 पर 1/2 की घात। और यदि हम इसमें इसका वर्ग कर देते हैं, इस संख्या का क्या कर देते हैं, ऐसा वर्ग कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाता है, ये 1/2 में 2 का गुणा होता है, 2 2 कट जाते हैं और बराबर हमें मिल जाता है 2। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए हम इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल होके हमें क्या मिल जाता है, 2 प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इसलिए यहाँ लिख लीजिए आगे हम लिखेंगे कि वर्गमूल 2 का वर्ग और बराबर में a/b का क्या आ जाएगा, यहाँ भी हम इसका वर्ग लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये लिख दिया यहाँ पे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हमने यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो इसको देखिए अब हम इसका वर्गमूल अलग कर देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ क्या मिल जाएगा 2, और बराबर में a वर्ग आ जाएगा और बटे में आ जाएगा b वर्ग, a वर्ग बटे b वर्ग। अब यदि इसको चाहें हम तो यहाँ इसका गुणा हो जाएगा, b बटे में है, तो ये और सिंप्लीफाई रूप में हम इसको तोड़ेंगे तो a वर्ग बराबर 2 b वर्ग आ जाएगा। इसलिए यहाँ चाहो तो यहाँ इसको लिख लीजिए, इसलिए a वर्ग बराबर 2b वर्ग, ठीक है ना। ये आ जाएगा a बराबर 2b वर्ग, और इसको अच्छे से लिख लें। तो ये मिला हमें कि 2b का वर्ग, ये आ गया। और इसको हम स्थिति 1 प्रदर्शित कर देते हैं कि यह पहली स्थिति है, ऐसा लिख दें स्थिति 1, ठीक। ये इसको हम 1 मानेंगे कि हमारी पहली स्थिति, यहाँ तक हम आ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो a का वर्ग बराबर 2b वर्ग मिला है, ठीक है ना। अब इस पर गौर करें तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग जो है, किसी संख्या का वर्ग जो है वह 2 से विभाज्य है, यहाँ 2 दिया गया है गुणनफल में, क्या दिया है 2 है, ठीक है ना। तो ये जो है 2 से विभाज्य होगी, क्या होगी 2 से विभाज्य होगी। यहाँ देखो ये यदि हम इसको 2 को इसके बटे ले आएंगे तो a वर्ग क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। तो यदि मान लीजिए a का वर्ग यानी हम 2 का वर्ग करें, ऐसा हम यहाँ पे लिखें
कि 2 का वर्ग, या 2 की वर्ग की जगह हम मान लीजिए 4 का लिख दें कि 4 का वर्ग, यानी कोई संख्या हो एक ही जगह, तो इस प्रकार से लिख दें यदि कि 4 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणे 4 या 16 आ जाएगा, ऐसा लिखेंगे, है ना, इस प्रकार से। तो अब देखिए यदि ये संख्या जो है 4 गुणे 4 4 से विभाज्य है, ये तो विभाज्य है 4 से, तो ये 4 भी क्या होगा, ये भी 4 से विभाज्य होगी, इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः, ऐसा लिख दीजिए, अतः ए वर्ग, अतः ए वर्ग क्या है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ए वर्ग 2 से विभाज्य है, तो ए भी क्या है, ए भी 2 से विभाज्य है, तो ए भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ये यहाँ पे बन के आ गया कि जब ए वर्ग 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से विभाज्य है। तो अब देखिए यहाँ पर यदि हम चाहें कि जो इसका मान लीजिए, ये हम यहाँ पे 4 का भाग दे रहे थे कि ये 4 से विभाज्य है, ये 4 से विभाज्य है, यानी हमने यहाँ 2 लिया था, ठीक है ना। तो अब इसकी जगह पे यदि हम ऐसा लिखें कि ये 2 का वर्ग बराबर 2 गुणे 2 आया था, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमने यहाँ पे ये लिखा कि, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि a बराबर 2 के, यदि हम इस 2 के गुणांक की जगह पे k मान लें तो मान सकते हैं, क्योंकि k यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई एक पूर्णांक हो जाएगा, यानी कोई संख्या हो जाएगी यहाँ पर, है ना। तो इसको हम क्या मानेंगे कि मान लो a बराबर 2 के या a बराबर 2 के ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम a बराबर 2 के ले सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए। चलिए, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखिए कि अतः या इसलिए हम a बराबर क्या लेंगे, 2 के इसको मान सकते हैं या 2 के ले सकते हैं। अतः हम यहाँ लिखें आगे, अतः हम a बराबर क्या ले सकते हैं, 2 के ले सकते हैं, a बराबर 2 के ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे देख लिया क्लियर करके कि हाँ हम इसको a बराबर 2 के ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ आगे देखिए, जो हमें स्थिति फर्स्ट दी गई थी, तो यहाँ इससे देखिए, अब हम यहाँ लिख देंगे कि स्थिति, इसलिए स्थिति 1 से, इसलिए यहाँ जो हमारी पहली स्थिति है, स्थिति 1 से। अब स्थिति 1 क्या कहती है, ये कह रही है कि ए स्क्वायर बराबर 2b वर्ग, ए स्क्वायर बराबर 2b वर्ग, ए स्क्वायर बराबर क्या निकला है, 2b का वर्ग निकला है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है संख्या a का जो हमने मान यहाँ माना है कि a बराबर 2 के ले सकते हैं, तो a का मान जो है यहाँ पे 2 के रख दीजिए। तो यहाँ हम यदि 2 के ऐसा रख देते, ये रख दिया, ठीक है ना, तो इसका वर्ग यहाँ वर्ग रहेगा, यहाँ आ जाएगा 2b का वर्ग, और यहाँ इनका यदि हम वर्ग तोड़ते हैं तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4k का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा 2b का वर्ग। और ये जो है यहाँ पर देखिए ये कट जाएंगे कि 2 एकम 2, और यहाँ इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, ये 2 इसके बटे आएंगे तो इससे कट जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि 2 के वर्ग बराबर b वर्ग, या b वर्ग बराबर 2 के वर्ग, या इसलिए यहाँ क्या प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त हुआ हमें कि b वर्ग बराबर 2k स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जब ये इसको हम 2 को यहाँ ले आएंगे, इसके बटे में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये b वर्ग 2 से विभाज्य होगा। अब हमने देखा था कि यदि मान लीजिए b वर्ग जो है 2 से विभाज्य है, ऐसा 2 से विभाज्य है, यहाँ 2 गुणे 2 निकला, 2 गुणे 2 निकला, तो ये b वर्ग 2 से विभाज्य है, तो ये 2 भी क्या होगा, ये 2 भी हमारा 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः हमारा जो है b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो यहाँ लिख देंगे हम अतः, यहाँ लिखिए अतः b स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो a भी क्या है, तो b भी
2 से विभाज्य है, बी भी 2 से विभाज्य है। ठीक है ना। ये यहाँ पे अब देखते हैं हम कि जब हमारा यहाँ पे बी स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है तो हमारा बी भी 2 से विभाज्य होगा। जैसा कि हमने अभी इसके पहले देखा था कि हमने यहाँ पे 4 का वर्ग किया या हमने 2 का वर्ग किया है, तो इसका जो वर्ग होगा ये 2 गुणे 2 आएगा। ये 2 है 2 से विभाज्य है तो ये 2 भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ देखिए हमारी स्थितियाँ क्या बनती हैं। ये पहली वाली स्थिति थी कि यहाँ पर जो हमारा ए निकला है ये 2 से विभाज्य है और बी निकला है तो ये बी भी क्या है 2 से विभाज्य है। तो हम यहाँ देखें कि ये जो दूसरी स्थिति है इसमें भी हमारा बी जो है क्या हो गया है 2 से विभाज्य हो गया। तो यहाँ हम दे देंगे इसकी नाम स्थिति बी। अतः या इसलिए हम देखते हैं कि स्थिति 1 एवं 2 से यहाँ लिखेंगे हम स्थिति 1 एवं 2 से क्या देखा हमने 2 से हम जानते हैं 2 से हम जानते हैं कि ए तथा बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया है 2 है। गुणनखंड क्या है 2 है। ठीक है ना। जब ये इन दोनों का ए और बी का हमारा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है तो अब देखिए हम इनको क्या मान के चले थे। हम इनको मान के चले थे कि ये जो हमारी संख्याएं हैं ये सह अभाज्य हैं। यानी हमने लिखा था कि ये मान लीजिए जैसे 2/3 लिखा था हमने, तो हमने देखा कि इनका कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा कि और दूसरा गुणनखंड हो, ये हम मान के चले थे। यानी हम मान के चले थे कि ये हमारी कैसी संख्या हैं, ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि इनका इसी संख्याओं का एक और गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि 4/6 ही मान लीजिए, इसका एक गुणनखंड क्या आ गया, इसका भी 2 आ गया और इसका भी हमारा 2 आ गया क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है। ठीक है ना। तो ये 2 से विभाज्य ये भी निकली है और 2 से विभाज्य हमारी बी भी निकली है। तो 2 से हमारी दोनों विभाज्य निकली हैं यानी 2 इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, ये हमारा यहाँ पे क्या है विरोधाभास है। अतः यहाँ विरोधाभास है तो हम लिख देंगे अतः यहाँ विरोधाभास है। क्या है यहाँ विरोधाभास है। विरोधाभास ये विरोधाभास है ना। तो ये यहाँ पे विरोध की स्थिति यहाँ पे बन जाती है। ये क्यों हुआ भाई ये विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह विरोधाभास किससे हुआ है, त्रुटिपूर्ण कल्पना। जो हमने कल्पना की थी कि ये ऐसे हैं ऐसे नहीं हैं तो इनको हम लिखेंगे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण। यहाँ कल्पना लिखिए, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं समझ में आए। यहाँ लिखें त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण। त्रुटिपूर्ण कल्पना जो हमने की थी के कारण हुआ है। तो ये हमने क्या है, ये हमारी कल्पना के कारण हुआ है। तो ये अब क्या होता है, अतः इससे सिद्ध होता है। अतः यहाँ लिख देंगे अतः इससे सिद्ध होता है। इससे सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है भाई कि जो वर्गमूल 2 है यह अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध होता है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया है कि ये जो 2 है जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये 2 अपरिमेय संख्या है। ये किसी भी हालत में जो है परिमेय की कैटेगरी में नहीं रखी जा सकती, परिमेय की श्रेणी में नहीं आती है, यह जो है अपरिमेय संख्या ही है। अब देखिए यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए
और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने ये जो है वर्गमूल 2 ये सिद्ध कर दिया कि अपरिमेय संख्या है। तो अब हमें आगे देखिए क्या करना है। ये वर्गमूल 3 दिया गया है, वर्गमूल 5 दिया, वर्गमूल 7 दिया, इनको भी बिल्कुल ऐसा ही सिद्ध आपको कर देना है। तो हमें मात्र करना क्या है, जहां जहां पर यहाँ पे देखिए हमने वर्गमूल 2 लिखा है, यहाँ आपको 3 लिख देना है। क्या लिखना है, यहाँ 3 लिख देना। चलिए मैं आपको यहाँ पे जहां जहां पे ये 2 लिखे गए हैं यहाँ मैं 3 करके बता देता हूँ। तो आपका ये जो वर्गमूल 3 है यह भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह भी हमारी सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए मैं इसमें आपको करके बता देता हूँ। जहाँ जहाँ पे हमारे ये 2 हैं वहाँ पे हम 3 लिख देंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे, यहाँ भी जहाँ मैंने ये लाल से निशान लगाए हुए हैं ये, और इसको भी हम क्या लिख देंगे, 3 ही लिख देंगे। तो यहाँ देखो इसको हम अभी लिख देते हैं। ये तो हमें सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ जो है हमें क्या लिखना, वर्गमूल 2 की जगह पे क्या लिख देना है, वर्गमूल 3 लिख देना। चलिए लास्ट में देखते हैं इसको, पहले हम इसको सुधार लेते हैं। तो यहाँ देखें इन जिनकी जगह इस 2 की जगह पे हमें क्या लिखना है, वर्गमूल 3 लिखना। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, आप इनको फिर से उतारेंगे, आपको ऐसा कोई इसमें काटा पीटी नहीं करना है। ठीक है ना। तो मेरा तो ये बोर्ड है इसलिए मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। आपको द्वारा यही ज्यों का त्यों फिर उतार देना है, मात्र 2 की जगह पर 3 लिखना है। तो इस प्रकार से आपका परीक्षा में कोई भी सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है तो आपको क्या कर देना है, मात्र उस संख्या को बदल बस देना है, क्योंकि जो आपने एक बार सिद्ध कर लिया है वही आगे इन संख्याओं में भी हम देखते हैं कि वही ज्यों का त्यों सिद्ध होने वाला है। ठीक है ना। यहाँ हम 2 की जगह पे अभी 3 लिख दे रहे हैं और फिर इसकी जगह पे हम चाहेंगे तो ये 5 वाला भी हमारा इसी से ही सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिए ये सब हो गया यहाँ पे, और यहाँ ये वर्गमूल 2 की जगह मात्र हमें क्या बना देना है, 3 बना देना है। चलिए मैं इसको 2 बना देता हूँ, 2 की जगह पे 3 बना देता हूँ। यहाँ पे हमें 3 लिखना है कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये वर्गमूल 3 आ जाएगा, यहाँ भी वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ 3 निकल के आएगा, यहाँ 3 भी होगा, यहाँ 3 से विभाज्य हो जाएगी, तो ये भी हमारी 3 से विभाज्य है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम 3 के मानेंगे। ठीक है, जब यहाँ 3 के मानेंगे तो यहाँ भी हमारा 3 बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 3 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 तिरका 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पर भी हमारा 3 ही रहेगा। ठीक है ना। ये तो अब इसको हम काट देंगे कि 3 एकम 3, और यहाँ ये 3 बार में कटेगा, 3 तिरका 9, तो यहाँ जो है बी स्क्वायर बराबर 3 के का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो बी भी 3 से विभाज्य है। ठीक है ना, ये लिख देंगे। अब हम लिखेंगे कि कम से कम इनका 3 एक क्या हो जाएगा, इनका एक गुणनखंड है, अतः है यह विरोधाभास हुआ है। और हम यहाँ लिख देंगे कि सिद्ध होता है कि ये जो वर्गमूल 3 है, ये वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। और आपको जो है ये 5 दिया गया है, क्या है, वर्गमूल 5, ये भी हमें सिद्ध करके बताना है। इसी प्रकार 7 को भी आप जहाँ पे हमने 3 बनाए हैं यहाँ पर आप 5 लिख लें, और यहाँ पर आप जो है इसको 7 लिख लेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप जो है वीडियो को फिर से देखिए, दोबारा देखिए, क्योंकि आपको जो है बार बार देखने से कुछ डाउट ऐसे रहते हैं हमारे क्लियर हो जाते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। और यदि परिमेय अपरिमेय संख्या की इसमें हमें कोई डाउट है तो पिछली जो चैप्टर फर्स्ट में हमने शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन दिया है उस वीडियो को आप फिर से इसको देख सकते हैं। तो यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।